हेलो टू एवरीवन। और यूजीसी को लेके बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। यूजीसी को लेके यूजीसी आ जाएगा तो जनरल कैटेगरी को सताया जाएगा और जनरल कैटेगरी के लिए एक तरीके से ये अभिशाप है। इस तरीके से लाइनें जो है वो यूज़ की जा रही हैं और एक तरीके से एक पूरा प्रोपेगेंडा चल चुका है कि आप यूजीसी को वापस ले लीजिए। अभी-अभी सरकार सॉरी स अभी-अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय आया है कि अभी इस पे थोड़ी दिनों के लिए स्टे लगा दी गई है। स्टे लगने का मतलब है इसके रूल्स और रेगुलेशंस को अभी लागू नहीं किया जाएगा और इस पे और जाँच होगी। चलिए इसको साइड में रखते हैं और जो अफवाहें फैल रही हैं पहले मैं उसके बारे में बात कर दूँ। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो एक्ट आया है, ये जो रेगुलेशंस आया है, इसके अंदर जो कमेटी बैठेगी, इक्विटी कमेटी यानी हर कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बैठेगी जो कि जो भी कोई इंसान के साथ अगर कोई किसी भी आधार पे आर्थिक आधार पे या लैंगिक आधार पे, जातिगत आधार पे अगर भेदभाव होता है, तो वो इक्विटी कमेटी उस पे अपना निर्णय देगी और जाँच पड़ताल बिठाएगी, ठीक है? तो उससे पहले ऐसा कुछ होता नहीं था कॉलेजेस में, अब होगा। हुँ, तो लोगों का ये बोलना है कि जो इक्विटी कमेटी के मेंबर्स हैं, ये सारे मेंबर जो होंगे वो इन्हीं कम्युनिटी के होंगे। तो अगर एससी, ओबीसी, एसटी कम्युनिटी के मेंबर्स ही इस कमेटी के अंदर होंगे, तो सारे निर्णय जो होंगे वो पहले से ही सबको पता होगा कि भई वो तो एससी, एसटी का ही साथ देंगे क्यों, है ना? तो लोगों को भी यही लग रहा था। पर अगर आप इसका गैजेट खोलें, इंडिया का गैजेट खोलेंगे आप, भारत सरकार का गैजेट खोलेंगे, आप नोटिफ़िकेशन खोलेंगे यूजीसी की, तो उसके अंदर आपको पॉइंट नंबर 6 में आप जाएँगे, मैं खोल के बैठी हूँ यहाँ पे पूरा गैजेट, ठीक है? तो नोटिफ़िकेशन में ये बताया गया है कि कंपोज़िशन क्या होगी इक्विटी कमेटी की, यानी कि इक्विटी कमेटी में कौन-कौन मेंबर्स होगा, जो ये निर्णय लेगा कि भेदभाव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं रियल में खोल के बैठी हुई हूँ यहाँ पे, एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ये पूरा का पूरा ये पॉइंट जो है, ये मेंबर्स के बारे में है कि कौन-कौन मेंबर्स होंगे। अब मैं आपको ये रीड करके बताती हूँ कि जो इक्विटी कमेटी जो फैसले लेगी कॉलेजेस में, उसमें मेंबर होगा कौन? तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। यानी कि इंस्टीट्यूशन का जो प्रिंसिपल होगा, यानी जो हेड होगा, वाइस चांसलर होगा, वो कौन होगा इसका? हेड माना जाएगा, ठीक है? वो इसमें होगा। दूसरा, 3 प्रोफेसर होंगे, सीनियर फैकल्टी मेंबर, जो भी इंस्टीट्यूट है उसका, वो मेंबर होंगे। एक स्टाफ का मेंबर होगा अदर देन टीचर ऑफ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एज मेंबर। टीचर होगा और एक स्टाफ का मेंबर भी होगा। 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे सिविल सोसाइटी से, यानी कि जो एक्सपीरियंस्ड मेंबर हैं इन सब मामलों में, उनको सिविल सोसाइटी से बुलाया जाएगा। फिर 2 स्टूडेंट्स की बात की गई है इसमें, एक्सीलेंट हैं वो बच्चे, उनको इनवाइटीज के तौर पे बुलाया जाएगा, यानी कि जब मीटिंग हुई तभी बुलाया जाएगा, उनको मेंबर्स नहीं माना गया है, ठीक है? उनको बोला जाएगा। फिर एक कोऑर्डिनेटर होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इसका एक कोऑर्डिनेटर होगा, वो सारे मेंबर्स होंगे इसके। फिर इसमें जो 7वां पॉइंट है वो क्या कहता है? वो कहता है द कमिटी मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड विमेन। यानी कि जब ये कमेटी बैठेगी तो इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए, किसके? तो एस सी एस टी कम्युनिटी के, ओबीसी के, विमेन के, इन सब के क्या चाहिए? रिप्रेजेंटेशन इनका होना चाहिए कि एक एक मेंबर इन कम्युनिटीज से भी हो। अब आपको मैंने पूरा बताया, आपको कहाँ से लग रहा है कि ये जनरल के खिलाफ है? अगर आप सर्वे पढ़ते हैं या रिपोर्ट्स देखते हैं जो हर साल कॉलेजेस के बारे में निकलती है, हायर एजुकेशंस के इंस्टीट्यूशंस के बारे में निकलती है, तो आपको पता होगा कि जो हायर पोस्ट होते हैं हर कॉलेज में, प्रोफेसर हो गया, डीन हो गया, वाइस चांसलर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये सब जनरल कैटेगरी के ही होते हैं। 90 टू 95% आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। आप जाके रिपोर्ट्स चेक करें, आप जाके सर्वे चेक करें। तो स्पेसिफिकली हाँ, लिखा नहीं है इसके अंदर स्पेसिफिकली कि जनरल कैटेगरी के लोगों को भी यहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो ऑब्वियसली वो जो है थोड़े प्रिविलेज होते हैं और उनको इस तरीके से सताया नहीं जाता है, तो इसमें लिखने की कोई नीड नहीं है। पर मैं आपकी बात मान सकती हूँ कि हाँ, लिखा जा सकता है। पर एक एग्ज़ाम्पल से आप समझिए। मान लीजिए अमेरिका है और अमेरिका जैसे देश में इंडियंस रहते हैं वहाँ पे और इंडियंस के साथ वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। रंग के आधार पर या फिर उनके एथनिसिटी के आधार पर उनके साथ भेदभाव होता है इंडियंस के आधार पे। तो अमेरिका में एक कमेटी बनाते हैं, ठीक है? और उस कमेटी में बोला जाता है कि ये कमेटी इंडियंस के
जो डिस्क्रिमिनेशन वाली रिपोर्ट्स होती हैं, उनके बारे में ये जो है वो निर्णय लेगी और देखेगी कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। भई ये जो कमेटी बनेगी बैठेगी, पूरी की पूरी कमेटी, इसके अंदर एक इंडियन को रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए। भई उसकी बात हो रही है तो एक इंडियन होना चाहिए। तो क्या अमेरिकन्स ये मान लें कि अरे अमेरिका तो लिखा ही नहीं है इसमें कि अमेरिकन पर्सन भी बैठ सकते हैं? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि अमेरिकन पर्सन क्यों नहीं बैठेंगे? वो तो अमेरिका है तो अमेरिकन्स तो होंगे ही होंगे। जो नहीं है बात उसकी होती है। तो इस वजह से एसटी, एसटी, ओबीसी की बात ही इसलिए हो रही है क्योंकि जनरल तो है ही वहाँ पे। और इस बात को बार-बार बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। जब वुमेन्स को लेकर, जब मान लीजिए पार्लियामेंट में वुमेन को रिज़र्वेशन मिलता है, कोटा मिलता है, तो क्या वहाँ पे लिखा जाता है कि आदमियों को भी मिलेगा? क्यों मिलेगा भाई? उनके लिए तो सीटें हैं ही, खुल पूरी ओपन सीटें हैं। रिज़र्वेशन हम दे किसको रहे हैं? जो दबाए गए हैं, कुचले गए हैं, जो पिछड़े हैं, उनको दे रहे हैं। तो इसमें इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए आप लोगों को? जब अफर्मेटिव एक्शंस लिए जाते हैं तो समाज के उसी तबके को देखा जाता है जो सब तबका सच में शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से दबाया कुचला गया है, और सामाजिक रूप से भी। और जनरल कैटेगरी जो होती है, जनरल कैटेगरी का मतलब है जिन लोगों को दबाया कुचला नहीं गया। तो कुल मिलाकर कर कहें तो इसके अंदर ईडब्ल्यूएस को भी तो जोड़ा गया है। आप, कोई उसके बारे में बात ही नहीं करेगा। ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ा गया है इसके अंदर कि ईडब्ल्यूएस के साथ अगर किसी आधार पर भेदभाव होता है तो वो भी इस कम्युनिटी कमेटी में जाके अपनी जो कंप्लेन है वो दर्ज करा सकता है, पर उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है क्योंकि वो पॉलिटिकली रूप से अच्छा शो नहीं हो रहा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का ज्यादा कोटा जो होता है वो ज्यादातर कौन लेता है? वो ज्यादातर जनरल क्लास क्लास के लोग लेते हैं। तो पूरा का पूरा मामला जो है बिना किसी चीज को पढ़े आप आ जाइए कंक्लूजन पे, एक लाइन को पढ़ के। आपको पूरा का पूरा कानून पढ़ना चाहिए, 14 पन्ने का है, 14 पन्ने से भी कम का है, हिंदी इंग्लिश मिला के 14 पन्नों का है। तो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको नीड नहीं पड़ेगी रील्स देखने की। तीन दो दो मिनट की रील्स देखते हो, सेकंड्स भर की रील्स देखते हो, और एक तरीके से पूरे कानून को आप खारिज कर देते हो कि पूरा कानून ही गलत है। मैं मानती हूँ कुछ चीजें गलत हो सकती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये मान लो कि जो भी एससी, एसटी, ओबीसी होते हैं उनके साथ कुछ होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको रियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा उसके लिए, रील्स की दुनिया से बाहर निकल के। सो प्लीज़ आप पहले लॉ को पढ़िए, कानून को पहले पढ़िए जो कानून आया है, उसके बाद अपने कोई व्यूज़ दीजिए। तो प्लीज़ अगर आपको और क्वेश्चन्स हैं सो यू कैन कमेंट, मैं उसके जवाब भी दूँगी और आगे भी 1-2 वीडियोज़ और भी बनाऊँगी। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कमेटी में सब लोग हैं। कमेटी में केवल एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है।